आज हम पढ़ने लगे हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स में बेसिकली हम कवर करेंगे excitatory and inhibitory receptors in the postsynaptic membrane। एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स जो बेसिकली वो रिसेप्टर्स जो कि एक्साइटेशन कॉज करते हैं नर्व फाइबर में, ठीक है, वो कौन से होते हैं। एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स हमारे पास जो होते हैं उनमें सोडियम चैनल पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में ओपन हो जाते हैं, यानी कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का में सोडियम का इनफ्लो या इनफ्लक्स इंक्रीज हो जाता है, जबकि पोटाशियम और क्लोराइड का जो बेसिकली क्लोराइड है पहले उसका इनफ्लो डिक्रीज हो जाता है और उसके जो कंडक्शन है चैनल्स के थ्रू वो बंद हो जाती है और डिप्रेस हो जाती है बेसिकली। इसी तरह जो पोटाशियम का आउटफ्लो होता है वो भी उसकी भी कंडक्शन डिप्रेस हो जाती है। इंटरनल मेटाबॉलिज्म में जो चेंजेस आ रहे होते हैं ना, वो नंबर ऑफ एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी रिसेप्टर्स को चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ज़रा थोड़ा सा उसमें देखें तो हमारे पास इंटरनल मेटाबॉलिज्म में कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की या पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की बेसिकली। उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे होते हैं ना, वो क्या चेंजेस होते हैं कि वो एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स को इन नंबर इंक्रीज करते हैं और इनहिबिटरी रिसेप्टर्स को इन नंबर डिक्रीज करते हैं। बिकॉज हम यहाँ पर एक्साइटेशन इम्पल्सेस की बात कर रहे हैं, तो इसी तरह होगा कि यहाँ पर एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स इंक्रीज होंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि एक्साइटेशन कॉज हो रही है। इसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे, सोडियम चैनल ओपन होंगे, इनफ्लो सोडियम का इंक्रीज होगा, क्लोराइड का इनफ्लो डिक्रीज होगा, पोटाशियम का आउटफ्लो डिक्रीज हो जाएगा और इसी तरह जो है वो एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स जो है वो इंटरनल मेटाबॉलिज्म में चेंज हो रहे होंगे, वो इंक्रीज हो रहे होंगे और इनहिबिटरी रिसेप्टर्स डिक्रीज हो रहे होंगे। इनहिबिटरी रिसेप्टर्स के केस में क्या है, वो रिसेप्टर्स जो कि इनहिबिशन कॉज करते हैं किसी भी इम्पल्स की। इसमें जो क्लोराइड चैनल है ना वो ओपन होंगे और इनफ्लक्स जो है वो क्लोराइड का इंक्रीज हो जाएगा और जो पोटाशियम चैनल्स हैं वो जो है वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन से वो उनका आउटफ्लो इंक्रीज हो जाएगा। इसमें एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स ऐसे होगी ना, सेलुलर रिसेप्टर एंजाइम्स बेसिकली, कि जो कि इनहिबिटरी रिसेप्टर्स को इंक्रीज करेंगे और एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स को डिक्रीज करेंगे ताकि फिर मेटाबॉलिक फंक्शंस को इनहिबिट किया जा सके। बिकॉज ये इनहिबिटरी रिसेप्टर्स है तो इसमें फिर ऐसे ही होगा कि इसमें एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स के क्वांटिटी डिक्रीज होगी और इनहिबिटरी रिसेप्टर्स की क्वांटिटी इंक्रीज होगी। then हमारे पास आए थे वो सब्सटेंसेस जो कि साइनेप्टिक ट्रांसमीटर्स के तौर पे एक्ट करती हैं। अब अभी हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रैपिडली एक्टिंग ट्रांसमीटर्स होते हैं। रैपिडली एक्टिंग ट्रांसमीटर्स होते हैं बिकॉज ये स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं ना, तो ये जल्दी डिफ्यूज कर जाते हैं। इसमें हमारे पास होता क्या है, ये सिंथेसाइज कहाँ होते हैं, ये साइटोसोल ऑफ प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में। एक हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है साइनेप्स में, एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, सिंथेसाइज बेसिकली कहाँ होंगे, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल के साइटोसोल में। इसी तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये न्यूरोट्रांसमीटर के जो वेसिकल्स बन जाते हैं ना उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे, वहां पर सिंथेसाइज होके कुछ पार्टिकल्स पड़े हुए होंगे। लेट मी शो यू। ये हमारे पास है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, इसमें ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स पड़े हुए होंगे ऐसे। तो फिर क्या होगा कि हमारे पास एक वेसिकल बनेगा और वेसिकल इन सब को अपने अंदर इनक्लोज कर लेगा। जब वेसिकल इन सबको अपने अंदर इनक्लोज करेगा यानी कि इनको एब्जॉर्ब करेगा, तो फिर क्या होगा कि ये एक ट्रांसमीटर वेसिकल बन जाएगा। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू बेसिकली उसमें एब्जॉर्ब होंगे, ये एक ट्रांसमीटर वेसिकल बन गया आप, क्योंकि इसमें ट्रांसमीटर्स आ गए। अब जब एक्शन पोटेंशियल अराइव करेगा तो ये वेसिकल्स जो हैं वो एम्प्टी होंगे इनटू द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जब एक्शन पोटेंशियल अराइव करेगा तो वेसिकल्स एम्प्टी हो जाएंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, अपने कंटेंट्स को एम्प्टी कर देंगे बेसिकली। वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ आके बिल्कुल ज्वाइन हो जाएंगे, वो मेम्ब्रेन का ही पार्ट बन जाएंगे वेसिकल्स, ठीक है। उसके बाद वो वेसिकल जब वो अपने कंटेंट्स को एम्प्टी कर देते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, देन वो रीयूज भी हो सकते हैं, वो वापस इन्वेजिनेट कर जाते हैं विद इन द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन।
अब इस इन एक्यूट रिस्पॉन्सेज की एक इम्पॉर्टेंट कॉज क्या है, मतलब वो बेसिकली मॉलिक्यूल्स जो कि ये एक्यूट रिस्पॉन्सेज कॉज करते हैं नर्वस सिस्टम ट्रांसमिशन के, ये सेंसरी सिग्नल्स होते हैं जो कि ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और मोटर सिग्नल्स जो है वो मसल्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में हमारे पास क्लास 1 में एसिटाइलकोलिन आ गया, क्लास 2 में अमाइंस, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन। क्लास 3 में अमाइनो एसिड्स, GABA, लाइसिन, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट। क्लास 4 में नाइट्रिक ऑक्साइड। देन हमारे पास आता है कि ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स या टाइप्स ऑफ वेसिकल्स को, इनको रिसाइकल कैसे किया जा सकता है, जो कि बेसिकली वो वेसिकल्स जिन्होंने स्मॉल मॉलिक्यूल को किया हुआ था इनक्लोज, उनको किस तरह रिसाइकल किया जा सकता है। वेसिकल बेसिकली क्या आता है, वो आता है तो वो साइनेप्टिक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है। वो फ्यूज होता है तो वो वहां से साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ट्रांसमिटर सब्सटेंसेस को रिलीज करता है। अब पहले तो वो वेसिकल साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का पार्ट बन गया था, लेकिन फिर दोबारा वो क्या होगा, विद इन सेकेंड्स ये काम होगा कि वो दोबारा से इन्वेजिनेट होगा, इन्वेजिनेट बैक इनसाइड द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, वो वापस अंदर की तरफ जाएगा, और वो जो है ना एक न्यू वेसिकल दोबारा से, जिस तरह वो वेसिकल था वो उसी तरह न्यू वेसिकल बन जाएगा, वैसा ही सर्कल। फिर जो न्यू वेसिकुलर मेम्ब्रेन होगी ना, वो कोई भी फिर दोबारा से जो है न्यूरोट्रांसमीटर अपने अंदर इंक्लोज कर सकती है। वो उसमें अप्रोप्रिएट एंजाइम और प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, या उसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे जो कि सिंथेसाइज करेंगे या कंसंट्रेट करेंगे न्यू ट्रांसमीटर्स को। अब ये प्रोसेस होगा ऐसे, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन था, ये इसमें वेसिकल था, ये इसमें न्यूरोट्रांसमीटर थे। देन क्या होगा कि ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये अगेन हमारे पास प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ये इसमें वेसिकल है, ये वेसिकल इसके साथ अब ज्वाइन हो जाएगा, ये अपने क्लेफ्ट में सारे निकाल देगा कंटेंट्स को, और देन ये हमारे पास अगेन इसमें एक वेसिकल अनइन्वेजिनेट होकर वापस अंदर चला जाएगा, ये एम्प्टी वेसिकल होगा, फिर इसमें इनक्लोज हो सकता है। pardon my drawing but it's like this। ओके, सो हम आ जाते हैं जो कि स्मॉल हमारे पास मॉलिक्यूल्स के जो है न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट और थे, हम उन पे आ जाते हैं। उनमें था एक एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो है वो कहाँ सिक्रीट होता है, वो किस जगह से बेसिकली सिक्रीट होता है, बेसल गैंग्लिया से होता है। इसके अलावा लार्ज pyramidal सेल्स ऑफ मोटर कॉर्टेक्स के टर्मिनल्स से होता है, मोटर न्यूरॉन्स से होता है जो कि स्केलेटल मसल्स को इनर्वेट करते हैं, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से होता है जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से होता है जो कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं, कुछ पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। एसिटाइल कोलिन जो है ना वो उसका एक एक्साइटेटरी इफेक्ट है और उसका इनहिबिटरी इफेक्ट भी है, दोनों इफेक्ट्स हैं उनके। ठीक है, अब इनहिबिटरी इफेक्ट जो है वो सम पेरिफेरल पैरासिम्पथेटिक नर्व एंडिंग्स पर होगा। ठीक है, और सच एज इनहिबिशन ऑफ हार्ट बाय द वेगस नर्व्स। तो हमने कहा था वो पेरिफेरल पैरासिम्पथेटिक नर्व एंडिंग पे होगा, तो वही वेगस नर्व्स से जो हार्ट, जिस तरह हार्ट की इनहिबिशन हो रही होती है वैसे ही। उसके बाद नॉरएपिनेफ्रिन आ गया। नॉरएपिनेफ्रिन जो है ये बेसिकली टर्मिनल्स ऑफ मेनी न्यूरॉन्स हुज सेल बॉडीज आर लोकेटेड इन द ब्रेन स्टेम एंड हाइपोथैलेमस, यहाँ से ये सिक्रीट होता है। ये बेसिकली पॉन से होगा, ये जो नर्व फाइबर्स जिसके जो हैं वो वाइड स्प्रेड होते हैं एरियाज ऑफ द ब्रेन टू हेल्प कंट्रोल ओवरऑल एक्टिविटी एंड मूड ऑफ द माइंड। मोस्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है,
बट इन अ फ्यू एरियाज। वैसे जो है ना फ्यू एरियाज में वो एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है और फ्यू में इनहिबिटरी रिसेप्टर्स को करता है एक्टिवेट। देन आ गया डोपामिन। डोपामिन जो होता है वो सिक्रीट कहाँ से होता है, न्यूरॉन्स से सिक्रीट होता है, जो कि बेसिकली सब्सटेंशिया नाइग्रा से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं। ये एक न्यूक्लियाई है मिड ब्रेन का। अब जो टर्मिनेशन होती है न्यूरॉन्स की वो स्ट्राइटल रीजन में होती है बेसल गैंग्लिया के, तो ये यहाँ से सिक्रीट होता है डोपामिन और इसका काम है ये इनहिबिशन करवाता है। इनहिबिशन किस चीज़ की? डोपामिन जो इनहिबिशन करवाता है वो पेन की वो पेन की इनहिबिशन होती है, पेन पाथवे की। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन जो है वो सिक्रीट होता है स्पाइनल कॉर्ड में जो साइनेप्सिस बन रहे होते हैं वहां से, और ये इनहिबिटरी ट्रांसमीटर है। GABA जो है ये नर्व टर्मिनल से सिक्रीट हो रहा होता है स्पाइनल कॉर्ड में, सेरिबेलम में, बेसल गैंग्लिया में और बहुत सारे कॉर्टेक्स के बाकी एरियाज में भी, और ये भी इनहिबिशन ही करवाता है। ग्लूटामेट जो है वो एक्साइटेशन करवाता है और ये कहाँ से सिक्रीट हो रहा होता है? प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से, ठीक है, सेंसरी pathways entering the CNS as well as in many areas of cerebral cortex। तो बेसिकली ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से सिक्रीट होता है। देन सेरोटोनिन, सेरोटोनिन जो है वो इनहिबिटर ऑफ पेन पाथवे है लाइक डोपामिन, लेकिन सेरोटोनिन मेजर है, ये मूड कंट्रोल में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा ये सिक्रीट कहाँ से हो रहा है? न्यूक्लियाई से दैट ओरिजिनेट इन मीडियन रैफ ऑफ ब्रेन स्टेम एंड प्रोजेक्ट टू मेनी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एरियाज, स्पेशली to the dorsal horns of the spinal cord and to the thalamus, hypothalamus। देन नाइट्रिक ऑक्साइड आ जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो नर्व टर्मिनल से सिक्रीट होता है। अब ये नर्व टर्मिनल्स कहाँ लाए करते हैं? वो ब्रेन के उन एरियाज में लाए करते हैं जो कि लॉन्ग टर्म बिहेवियर के लिए और मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका जो मैकेनिज्म होता है ना ये बाकियों से डिफरेंट होता है। प्री साइनेप्टिक मतलब प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से जिनकी फॉर्मेशन हो रही थी इनसे डिफरेंट होता है, और जो इसका एक्शन है वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे होता है, और ये प्री फॉर्म भी नहीं हो सकता, ये स्टोर भी नहीं हो सकता, ठीक है, वेसिकल्स में in the presynaptic terminal as are other transmitters। instead ये synthesize होता है instantly as needed, ठीक है, ये diffuse होता है presynaptic terminal से over a period of seconds rather than being released in vesicular packets। फिर क्या होता है कि ये डिफ्यूज होता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में नियर बाय। फिर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में क्या चेंजेस कॉज करता है? इसके कोई ये ग्रेटली आल्टर नहीं करता मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, लेकिन ये इंट्रासेलुलर मेटाबॉलिक फंक्शंस को चेंज करता है, जो कि न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी को मॉडिफाई कर देते हैं मिनट्स और सेकंड्स में। बेसिकली ये एक्साइटेशन कॉज करता है। फिर हमारे पास कुछ वो सब्सटेंसेस आ जाती है ना जो कि बेसिकली स्लोली एक्टिंग ट्रांसमिटर्स हैं, और या ग्रोथ फैक्टर्स भी इन्हें बोलते हैं, न्यूरोपेप्टाइड भी बोलते हैं। अब है ये साइनेप्टिक ट्रांसमिटर्स ही, लेकिन ये वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। इनका काम क्या है? ये साइटोसोल के बजाय ना राइबोसोम में सिंथेसाइज होते हैं। ये लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं। द वेसिकल दैट कंटेन देम इज ऑटोलाइज्ड एंड इज नॉट रीयूज्ड। उनका रीयूज हो जाता था, ये खुद ही से डीजनरेट हो जाता है, ऑटोलाइज हो जाता है, यानी कि ऑटोलाइसोसोम्स इस पे एक्ट करते हैं। फिर प्रोलॉन्ग्ड एक्शन होता है इनका, और ये मोर पोटेंट होते हैं। लॉन्ग टर्म चेंजेस कॉज करते हैं नंबर ऑफ न्यूरोनल रिसेप्टर्स में, ठीक है। लॉन्ग टर्म ओपनिंग और क्लोजर ऑफ सर्टेन आयन चैनल्स होते हैं, इनमें लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं नंबर ऑफ साइनेप्सिस और साइज ऑफ साइनेप्सिस में। इसमें हमारे पास हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन आ जाता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आ जाता है, बिकॉज ये ग्रोथ फैक्टर्स की बात हो रही है। वही स्लोली एक्टिंग ट्रांसमिटर्स होते हैं जो कि हार्मोन्स होते हैं हमारे पास। पिट्यूटरी पेप्टाइड, सोमैटोस्टैटिन, adrenocorticotropic, beta endorphin, alpha melanocyte stimulating hormone, prolactin, luteinizing, thyrotropin, growth hormone, vasopressin, oxytocin, gastrin, मतलब बहुत सारे हार्मोन्स आ जाते हैं इसमें। तो ये जो सारे हॉर्मोन्स हैं ये हमारे पास स्लोली एक्ट करते हैं क्योंकि वो थ्रू आउट लाइफ एक्ट करते हैं। और ये जो हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे जिनको हमने डिस्कस किया, ये रिसाइकल भी इनके वेसिकल्स हो जाते हैं, और ये रैपिडली एक्टिंग ट्रांसमिटर थे, जिस वक्त ज़रूरत हो ये उस वक्त सिक्रीट होके, और ये स्टोर भी हो जाते हैं। सिवाय नाइट्रिक ऑक्साइड के वो स्टोर नहीं होता, वो एट दैट टाइम ही रिलीज होता है, और उसको कोई नहीं चाहिए होता, मतलब उसको कोई ट्रांसमिटर भी नहीं चाहिए होता।